औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Errors and uncertainties. Errors. All physical measurements are uncertain or imprecise to some extent. It is very difficult to eliminate all the possible errors or uncertainties in the measurement. जितने भी फ़िज़िकल मेजरमेंट्स हैं उसके अंदर एक गैर यकीनी का अंसर या गैर दुरुस्तगी का अंसर पाया जाता है किसी न किसी हद तक, और ये बड़ा मुश्किल है कि इन तमाम अनासिर को जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर दिया जाए। द एरर मे अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, द फॉल्टी apparatus, नंबर 3 द इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। अब एरर जो है वो तीन वजूहात की वजह से होता है। पहली तो लापरवाही है या किसी शख्स का गैर तजर्बेकार होना। नंबर 2 apparatus में कोई फॉल्ट हो। नंबर 3 इनएप्रोप्रिएट मेथड या उसका तरीका मेजरमेंट करने का तरीका गलत हो। तो इन सब की वजह से जो है एरर पैदा होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। अब एरर के 3 टाइप्स हैं। उसमें एक रैंडम एरर है, दूसरा सिस्टमैटिक एरर है और तीसरा पर्सनल एरर है। रैंडम एरर. Random error is said to occur when repeated measurements of a quantity give different values under the same conditions. रैंडम एरर का मतलब ये है कि अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करें और जितनी भी दफ़ा मेजरमेंट करें तो वैल्यू जो है वो डिफरेंट आए, चाहे कंडीशन सेम ही क्यों ना हो, तो उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू सम अननोन कॉजेज़ बिकॉज इट्स कॉज इट नॉट फिक्स्ड, दैट इज़ इट मे बी ड्यू टू एनी वेरिएशन इन एनी पैरामीटर ऑफ द फिज़िकल कंडीशंस। अब इसकी जो वजूहात हैं वो कहा जाता है कि अननोन है, और अननोन से मुराद ये है कि इसकी कॉजेज़ जो हैं वो फिक्स नहीं हैं। किसी भी कोई भी पैरामीटर यानी कि फ़िज़िकल कंडीशंस का कोई भी पैरामीटर या कोई भी उनसर उसमें तब्दीली आ जाती है जिसकी वजह से रैंडम एरर जो है वो क्रिएट होता है। रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर. Repeating the measurement several times and taking an average can reduce the effect of random errors. Repeated measurements करने के बाद और फिर उनका एवरेज ले लिया जाए तो रैंडम एरर जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। नंबर 2 सिस्टमैटिक एरर. Systematic error refers to an effect that influences all measurements of a particular quantity equally. It produces a consistent or continuous difference in readings. Systematic error एक इफ़ेक्ट है जो कि किसी ख़ास फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट्स के ऊपर बराबरी के साथ असरअंदाज होता है, और जब भी हम रीडिंग लेते हैं ये डिफरेंस जो है रीडिंग में ये आता रहता है। अब इसकी वजह क्या है ये देखते हैं। It may occur due to zero error of the instruments, poor calibration of the instruments और incorrect marking etc. अब ये इसकी एक वजह तो ये है कि ज़ीरो एरर मौजूद होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। दूसरा ये कि पुअर कैलिब्रेशन यानी कि उसके ऊपर जो मार्किंग्स हुई हुई हैं वो सही ना हुई हुई हों। अब इसको रिड्यूस किस तरह किया जा सकता है, कम किस तरह किया जा सकता है ये देखते हैं। Systematic error can be reduced by comparing the instruments with another which is to be more accurate. Thus, for systematic error, a correction factor can be applied. ये इस तरह से कम किया जा सकता है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करें जो ज़्यादा एक्यूरेट हो, तो इसके लिए हम एक करेक्शन फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी कम टू अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी का जो एक अंसर होता है मेजरमेंट्स में वो। द अनसर्टेनिटी मे अकर ड्यू टू इनएडिक्वेसी और लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, natural variation of the object being measured, or natural imperfections of a person's senses. However, the uncertainty is also usually described as an error in a measurement. अब अनसर्टेनिटी या गैर यकीनी का जो अंसर है मेजरमेंट्स के अंदर वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से होता है,
दूसरी वजह यह है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं उसके अंदर जो नेचुरल वेरिएशंस होती हैं उसकी वजह से भी होती है अनसर्टेनिटी। और तीसरी वजह किसी भी इंसान की जो सेंसेस हैं उसके अंदर कमी की वजह से भी अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होती है। बहरहाल अनसर्टेनिटी जो है वो एक एरर के तौर पे कंसिडर की जाती है। पर्सनल एरर, the error due to carelessness or improper knowledge about an instrument or incorrect reading of a scale by an experimenter is called personal error. पर्सनल एरर की वजह एक तो लापरवाही है, दूसरा ये कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना होना, और तीसरा ये कि जो रीडिंग्स हैं उनको गलत पढ़ना। ये पर्सनल एरर की वजूहात होती हैं। The error can be removed by to some extent if the experimenter take care during the measurement of any quantity and have proper knowledge about the measuring instrument. अब एरर को यानी पर्सनल एरर को दो तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। एक तो एक्सपेरिमेंटर जो है उसकी प्रॉपर नॉलेज हो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और दूसरा ये कि जब वो रीडिंग ले तो उस रीडिंग को लेने में गलती ना करे। Now we come to assessment of total uncertainty in the final result. यानी फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करते हैं ये देखते हैं। When we compute result from the given data, the uncertainty in the final result can be determined by the following rules. फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको देखते हैं। पहला रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इस बात को। द डिस्टेंस x डिटरमिन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द टू सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट्स, यानी कि दो सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट्स गिवन हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है। पहली पोजीशन है x1 इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये x1 पोजीशन जो है ये अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी लिखी हुई है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 लिखा हुआ है। दूसरी पोजीशन है x2 26.8 प्लस माइनस 0.1, ये दूसरी पोजीशन है अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1। जब हम x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16.3 और दोनों अनसर्टेनिटीज जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन सेंटीमीटर्स। अब ये जो x1 इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.1 लिखा हुआ है, ये दरअसल 0.1 जो है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट लिखा हुआ है, और यही लीस्ट काउंट जो है वो अनसर्टेनिटी को डिटरमिन करता है। यानी कि 10.5 100% तो हम नहीं कह सकते, यानी कि जो स्केल है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हम 100% नहीं कह सकते कि ये 10.5 ही होगा। ये 10.5 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, और कितना ज़्यादा हो सकता है, प्लस 0.1 ज़्यादा हो सकता है, या फिर ज़रा सा कम भी हो सकता है, और कितना कम हो सकता है, माइनस 0.1 भी हो सकता है। तो यानी कि ये जो रीडिंग है 10.5 ये अगर आप देखें अगर ऐड कर दिया जाए तो 10.5 प्लस 0.1 यानी कि 10.6 भी हो सकती है, और अगर माइनस 0.1 किया जाए तो 10.4 भी हो सकती है। तो 10.4 और 10.6 के दरमियान ये लाई कर रही है, तो इस अनसर्टेनिटी को यहाँ प्लस माइनस 0.1 के साथ लिखा जाता है। सिमिलरली x2 के लिए भी। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, इसमें रूल नंबर 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है, या जिसे हम प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल भी कहते हैं। इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो जमा हो जाती हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझते हैं। द मिनिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिटरमिन्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रिजल्टिंग करंट फ्लो I by using R is equal to V over I can be found as follows. हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी ओम्स लॉ जो है V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। अगर R मालूम करना हो तो R इज इक्वल टू V ओवर I हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस की जो मेजरमेंट है वो डिपेंड करती है V पे और I पे।
यानी कि वोल्टेज की मेजरमेंट पहले की जाए और फिर करंट की मेजरमेंट की जाए। जब ये दोनों मेजरमेंट हो जाएंगी तो उसके बाद आप रेजिस्टेंस R मालूम कर सकते हैं। अब टोटल अनसर्टेनिटी जो रेजिस्टेंस R में है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। Now we have V is equal to 5.2 plus minus 0.1 वोल्ट, यानी वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू 5.2 है और इसके साथ इसकी अनसर्टेनिटी लिखी हुई है 0.1 वोल्ट। अब ये प्लस माइनस 0.1 वोल्ट जो है ये दरअसल वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट भी है, यानी कि लीस्ट काउंट और अनसर्टेनिटी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दूसरा ये कि करंट जो है वो दिया हुआ है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर्स। प्लस माइनस 0.05 दरअसल अनसर्टेनिटी है और ये एम मीटर का लीस्ट काउंट भी है। अब हम देखेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर वी किस तरह मालूम कर सकते हैं। देयरफॉर द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर वी इज 0.1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5.2 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100, इट इज़ अबाउट 2%। यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो वोल्टेज में है वो जो उसका लीस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट का उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और 5.2 को डिनोमिनेटर में रखेंगे। और क्योंकि हमें रिजल्ट परसेंटेज में चाहिए इसलिए हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और दूसरी दफ़ा 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये परसेंट के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी वोल्टेज की, यानी कि वोल्टेज में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 2%। Similarly, the percentage uncertainty in current will be 0.05 ampere divided by 0.84 ampere into 100 over 100, which is about 6%. Hence, the total uncertainty in the value of the resistance R when V is divided by I is 8%. यानी कि डिवीजन के केस में भी दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी और ये ऐड होके 8% हो जाएंगी। The result is thus quoted as R is equal to 5.2 volt divided by 0.84 volt, which is equal to 6.19 volt per ampere, या फिर ये होगा 6.19 ohms with a percent uncertainty of 8%। यानी 6.19 ohms का 8% जो है वो 0.5 होगा, जो कि R की वैल्यू 6.2 जिसे हम कह रहे हैं या 6.19 है, इसको हमने 6.2 लिया है, तो ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 8% ये ऐड हो जाएगी इसके अंदर, यानी कि 6.19 का 8% वो 0.5 है तो वो ऐड हो जाएगा 6.2 में। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, दैट इज़ द total uncertainty in the resistance R of the conductor. For power factor, multiply the percentage uncertainty by that power. पावर फैक्टर के केस में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम स्फेयर के वॉल्यूम का देखें तो उसका जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसके अंदर 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट है, R वेरिएबल है, यानी कि जो वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो रेडियस के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उस पर डिपेंड कर रही है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V यानी वॉल्यूम जो है वो हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस R मल्टीप्लाई बाई 3। एज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर इट इंक्रीजेज द प्रिसिजन डिमांड ऑफ द मेजरमेंट। यानी कि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो R में है वो 3 से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिसिजन है वो अच्छा होना चाहिए। If the radius of the small sphere is measured as 2.25 cm by a vernier calipers with least count 0.01 cm, then we can write the radius R is recorded as R is equal to 2.25 plus minus 0.01 cm। यानी जो रेडियस है उसको हम अनसर्टेनिटी के साथ कैसे लिखेंगे
यानी 2.25 प्लस माइनस 0.01। अब 0.01 जो है वो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का यहाँ पे, तो उसको इसी तरह लिखा जाएगा R इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01। फिर जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात होगी तो वो फिर लीस्ट काउंट के बराबर होगा, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R कैसे मालूम करेंगे हम, जैसे कि हम पहले मालूम कर चुके हैं। 0.01 को यानी लीस्ट काउंट को आप डिवाइड कर देंगे मेजर्ड वैल्यू से, यानी 0.01 डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 0.4%। ये 4.4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये 0.4% होगा। अब क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस हम मालूम कर चुके हैं जो कि 0.4% आया है, तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर सकें। Therefore total percent uncertainty in volume will be 0.4% multiplied by 3 which is equal to 1.2%। ये तो आ गई वॉल्यूम के अंदर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब देखते हैं कि वॉल्यूम जो है, सिर्फ वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि अनसर्टेनिटी के बगैर हम वॉल्यूम देखते हैं उसकी क्या वैल्यू आती है। v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की पाई की और रेडियस की, तो ये आपके पास आ गया 47.689 सेंटीमीटर क्यूब विद 1.2% अनसर्टेनिटी। फिर उसके बाद जब आप रिजल्ट लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि v इज इक्वल टू 47.7, ये राउंड ऑफ करके हमने लिखा है 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 0.6 क्या है, ये दरअसल 47.7 का 1.2% है, जो कि लिखा जाएगा इस तरह से। सो v इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास आ गई वॉल्यूम के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी। In case of power factor, power will be multiplied with the percentage uncertainty. Rules for rounding of numbers, यानी numbers को round off करने के लिए कुछ rules हैं, उसे वो देखते हैं। While deleting the figures, the last significant figure to be retained is rounded off, for which the following rules are followed. जाहिर है कि जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो कुछ डिजिट्स जो हैं वो डिलीट किए जाते हैं, तो उनको डिलीट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो देखते हैं। नंबर 1, इफ़ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5, द लास्ट डिजिट रिटेन्ड शुड रिमेन अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल 40.62 इज़ राउंडेड ऑफ एज 40.6। अब देखें 40.62 में जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, जो कि 5 से लेस है। तो इस केस में जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 40.6 रह जाएगा। नंबर 2, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1, दैट फॉर एग्जांपल 35.429 इज राउंडेड ऑफ एज 35.43। यानी 35.429 अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है, यानी 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है। अगर आप 9 को यहाँ से रिमूव करते हैं तो फिर 2 की जगह 3 आ जाएगा और 9 रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 35.43। नंबर 3, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, और अगर ये डिजिट 5 के बराबर हो, यानी पहले केस में तो हमने कहा था कि ये 5 से लेस हो, और दूसरे केस में हमने कहा था कि ये 5 से ज़्यादा हो अगर लास्ट डिजिट जो है। लेकिन अगर वो 5 के बराबर हो तो फिर क्या होगा, द प्रीवियस डिजिट विच इज़ टू बी रिटेन्ड इज़ इंक्रीज्ड बाई 1 इफ़ इट इज़ ऑड। जो प्रीवियस डिजिट है अगर वो ऑड है तो वो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी अगर 3 है तो वो 4 हो जाएगा, और अगर वो इवन है यानी अगर 4 है तो वो 4 ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग आर राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एज फॉलोज। द डिजिट्स आर डिलीटेड 1 by 1। 43.75 is rounded off as 43.8। अब 43.75 में 5 जो है वो लास्ट डिजिट है और इससे पहले वाला जो डिजिट है वो है ऑड।
तो इस केस के अंदर जब आप 5 को रिमूव करेंगे तो ऑड में 1 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 43.8। इसी तरह जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो है 56.8546। 6 क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए आप इसको जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो 4 के ऊपर 1 ऐड हो जाएगा 4 में, तो ये हो जाएगा 56.855। अब इसमें 5 जो है वो फिर जो है लास्ट डिजिट है और लास्ट डिजिट से पहले भी 5 है, तो यानी कि 5 के बराबर में एक ऑड नंबर है। तो आप जब 5 को रिमूव करेंगे तो ऑड में 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 56.86। अगेन 6 जो होगा लास्ट डिजिट होगा और वो 5 से बड़ा है, तो जब आप उसे रिमूव करेंगे तो 56.9 हो जाएगा ये। तीसरा नंबर देखें 73.650 है। अगेन इसमें 0 जो है वो 5 से छोटा है, तो जब ये 5 से छोटा होगा तो इसके बराबर वाला डिजिट जो है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा 73.65। अब क्योंकि आखिर में 73.65 यानी कि 5 रह जाएगा, तो 5 को जब हम रिमूव करेंगे और बराबर में इवन है तो इवन में कोई चेंज नहीं आएगा, रूल्स के मुताबिक 73.6 हो जाएगा ये। इसी तरह लास्ट नंबर है 64.350। ये जो है राउंड ऑफ होके 64.4 हो जाएगा, यानी 0 जो है इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 0 है और 0 को जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये जो है इसमें क्योंकि 0 छोटा है 5 से तो ये 64.35 हो जाएगा। और फिर क्योंकि लास्ट में ये 5 आ जाएगा यानी 64.35 होगा, तो 5 जब आप यहाँ से रिमूव करेंगे और बराबर में है इसके ऑड नंबर यानी 3, तो इसमें फिर जब आप 5 को रिमूव करेंगे तो ये 64.4 हो जाएगा। इसको दोबारा समझ लें, 0 जो है वो 5 से छोटा है, तो जब लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा हो तो 5 जो है वो उसी तरह रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 64.35। अब 5 क्योंकि लास्ट डिजिट है और 3 जो है वो ऑड है, तो जब आप 5 को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 64.4। Rule number 3, in adding or subtracting numbers, the number of decimal places retained in the answer should equal the smallest number of decimal places in any of the quantities being added or subtracted. In this case, the number of significant figures is not important, it is the position of decimal that matters. अब इस रूल को हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएं, वहां समझते हैं। For example, suppose we wish to add the following quantities expressed in the meters. Number 1, 72.1, 3.42 and 0.003. जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 75.523। अब इन तीनों नंबर्स के अंदर अगर आप देखें तो डेसिमल के बाद जो सबसे कम डिजिट्स हैं वो हैं पहली वाली फिगर में, यानी कि 72.1। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो वो 75.523 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे 75.5, यानी कि जो इसका आंसर है उसमें इस बात का ख्याल रखेंगे कि डिजिट जो है पॉइंट के बाद जो है वो सिर्फ एक ही डिजिट हो। एग्जाम्पल नंबर 2, 2.7543, 4.10 and 1.273. These three numbers are added and we get 8.1273. 8.1273 इसको हम 8.13 भी लिख सकते हैं। इसमें जब हम आंसर लिखेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाली क्वांटिटी है यानी 4.10, इसके अंदर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं और ये सबसे कम वैल्यू है डिजिट्स की पॉइंट के बाद। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो वो इसी लिहाज से लिखेंगे कि उसमें भी हम पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखें, यानी कि 8.1273 के बजाय हम लिखेंगे 8.13। Now students, this is the assignment for day 2 from measurements.
अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर इंग्लिश और उर्दू दोनों का इस्तेमाल किया है ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हों। अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन करना हो तो आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।